Hello friends, welcome back. This is Saurav once again. I am here with the interesting videos of chemistry. आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एक्शन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. क्या केमिस्ट्री का रोल है हमारी डेली लाइफ में, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं. आप देखते हैं जब हम स्कूल लाइफ में एंटर करते हैं, जैसे ही हम 8th क्लास को क्लियर करते हैं तो 9th में जो हमारी साइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. देर आफ्टर जब हम 10th क्रॉस करते हैं तो केमिस्ट्री का एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है. और जब हम ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो केमिस्ट्री जो है वो स्प्लिट होती है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. एंड देन मास्टर्स में जो है केमिस्ट्री स्प्लिट होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ड्रग केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सो ऑन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो ऐसा क्या है केमिस्ट्री में कि हम इसको स्टडी करते हैं. तो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज क्लास 12th का, जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एक्शन. सबसे लास्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री इन एक्शन, बट थ्योरेटिकल है इसलिए हम डिस्कस करेंगे आज. बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में जो ऑब्ज़र्व करते हैं लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते. देखो, हम उसको देखते हैं. जैसे लेट अस सपोज आई हैव अ फीवर, तो मैं पैरासीटामोल की टेबलेट ले लेता हूँ. हम टेबलेट ले लेते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बुखार पे पैरासीटामोल खानी है, लेकिन कभी हमने ये नोटिस नहीं किया कि क्यों पैरासीटामोल से हमारा जो बुखार है वो टूट जाता है. तो आज हम केमिस्ट्री में यही बात करेंगे कि केमिस्ट्री का रोल क्या है डेली लाइफ में. जैसे अगर मैं आपको केमिस्ट्री का रोल बताने जाऊं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड इट्स रोल, तो हम वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री का. तो आज मैं मेन जो बात करूँगा दैट इज़ ड्रग्स, मेडिसिन. इनमें केमिस्ट्री का क्या रोल है. अगर मैं आपको कुछ पुराने फैक्ट्स बताऊं, जैसे 19th सेंचुरी की बात करूं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डायरिया, प्लेग, मलेरिया, ये ऐसी बीमारी थी जिनकी वजह से अ लॉट ऑफ डेथ हो जाती थी. जैसे टुडे डे में अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो 19th सेंचुरी में ऐसी बीमारियां था, इनको एपिडेमिक्स कंसीडर किया गया था. कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, ये ऐसी बीमारी थी जिनको एपिडेमिक कंसीडर किया गया था, जिनसे अ लॉट ऑफ डेथ होती थी. लेकिन आज आप देखते हैं इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, मतलब इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विनोल जो है, क्यूनिन जो है वो बनाता है, जो मलेरिया का ट्रीटमेंट करने में काम आता है. आप देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट, जो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कैंसर के लिए भी हमारे पास ड्रग्स आ गए हैं. टैक्सोल, सिस्प्लेटिन, ऐसे ऐसे हमारे पास ड्रग्स आ गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. इवन रेडियोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन से जो कैंसर के डिवाइडेड सेल, जो ऐसे सेल हैं जो डिवाइड होते जा रहे हैं, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को बंद कर सकते हैं. ये सारा का सारा हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का और क्या रोल है, कि ऐसा क्या है केमिस्ट्री को, हम क्यों पढ़ाई जाती है हमें केमिस्ट्री. 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो, 10th के बच्चे को पढ़ाते हो, 11th, 12th एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स ऑफ PhD, MPhil, दे आर डूइंग रिसर्च इन केमिस्ट्री. व्हाई दे आर डूइंग सो. तो आज हम इसी की बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाई जाए हमें केमिस्ट्री, क्या है इसका डेली लाइफ में यूज़. तो इसी को डिस्कस करेंगे. ये आपका क्लास 12th का NCERT में चैप्टर भी है, 16 चैप्टर है ये आपका, केमिस्ट्री इन एक्शन या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ भी बोलते हैं. तो मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पहला टॉपिक है जो ड्रग्स एंड मेडिसिन. अब देखो, मेडिसिन और ड्रग में क्या फ़र्क है. हम जब आमतौर पे हम किसी बच्चे को, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं उसको जब भी ड्रग्स के बारे में पूछूंगा, ही ऑफन से सर ड्रग्स वो है जो नशा करने के लिए काम आते हैं. मीन्स कोई भी ऐसे पदार्थ हो गया जिसको हम नशे के लिए यूज़ करें, दैट इज़ ड्रग्स. और मेडिसिन वो हो गया जो इलाज में काम है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन. देखिए, ड्रग्स जो है, अगर आप मेडिसिन और ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन जो है वो सबसेट है ड्रग का. आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन. ऐसा क्यों? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा. ड्रग्स ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो किसी भी पर्सन में उसकी बॉडी की बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल फंक्शंस को चेंज कर दे. मतलब कि उसको बढ़ा भी सकते हैं, बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसको कम भी कर सकते हैं. उन चीज़ों को बोलेंगे ड्रग्स. अब ड्रग्स का जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. लेकिन मेडिसिन जो है
उसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ड्रग्स दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच अफेक्ट द बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। मतलब जो किसी बॉडी की बायोकेमिकल होगी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं, बायोकेमिकल फंक्शंस को जो चेंज कर दे, उसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, उनको बोलेंगे ड्रग्स। और मेडिसिन वो सब्सटेंसेस होंगे, वो केमिकल होंगे जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करें, मींस जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट करें उनको मेडिसिन बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं। आपको खांसी हो जाती है, लेट अस सपोज वी आर सफरिंग फ्रॉम कफ, वी टेक बेंड्रेल और कोरेक्स। अगर हम उसको स्मॉल अमाउंट में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें, मींस अगर डॉक्टर बोलता है 1 टीस्पून जो है वो आप इसको 1 टेबल स्पून जो है वो आपको कोरेक्स लेनी है, दैट इज यूज्ड एज मेडिसिन। लेकिन अगर आप उसी कोरेक्स को लार्जर अमाउंट में लोगे तो आपको नशा हो जाएगा, आप जो है वो अनकॉन्शियस हो जाओगे, आपको नींद ज्यादा लगेगी, दैट इज ड्रग। तो ड्रग और मेडिसिन में सिर्फ यही फर्क है, ड्रग जो है वो बॉडी की फंक्शनिंग को चेंज करता है, बॉडी की फंक्शनिंग को चेंज करता है, नेगेटिव फंक्शन भी कर सकता है और पॉजिटिव भी। लेकिन जो मेडिसिन होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही करती हैं। जैसे किसी को पेन है, वहां पे आप मेडिसिन दे देते हो, दैट इज अ ड्रग कम मेडिसिन। तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मेरे को लेट अस सपोज हेडेक है तो मेरे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है डाइक्लोफिनेक टेबलेट ले लो या सेराडोन टेबलेट ले लो, तो मैं वो वाली टेबलेट ले लूंगा, दैट इज अ मेडिसिन। और अगर मेरे को दर्द पे मॉर्फिन, कोडीन, ये भी ले सकते हैं, ऐसे ड्रग्स भी हैं जो हम ये भी एनाल्जेसिक होते हैं, ये भी ड्रग्स जो हैं वो काम करते हैं दर्द से रिलीफ देने में। लेकिन मॉर्फिन ये जो है ये हाई लेवल का दर्द, जब किसी को बुलेट लगी हो, या किसी को किसी पार्ट में, किसी बॉडी पार्ट को कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे मतलब अ वेरी वेरी हार्श कंडीशन, वहाँ पे ये मॉर्फिन, कोडीन वगैरह दिए जाते हैं एनाल्जेसिक के लिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको सर दर्द है वहाँ पे आपको मॉर्फिन नहीं दिया जाएगा। तो मॉर्फिन जो है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में मॉर्फिन लोगे वो आपको ड्रास्टिक कंडीशन में ले जाएगा, वो आपकी जो कंडीशन है उसको इफेक्ट करेगा। तो दीज आर कॉल्ड ड्रग्स। तो मेडिसिन हो गए जो पॉजिटिव इफेक्ट करे और जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो ड्रग्स और मेडिसिन में यही फर्क है। आप सिंपल भाषा में याद रखने के लिए इतना सा याद रखें, मेडिसिन इज अ सबसेट ऑफ ड्रग्स, मीन्स ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ये आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेडिसिन क्या होते हैं। केमिकल्स विच मे बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड फॉर रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन। मतलब कि ऐसे केमिकल जिसको हम यूज करें डिजीज से ओवरकम करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, और जो हमें पेन से रिलीव करे, उनको बोलेंगे मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं इसलिए मेडिसिन और ड्रग भी बोल सकते हैं। अ ड्रग इन कंट्रास्ट टू मेडिसिन, मतलब अगर मैं ड्रग को कंसीडर करूं मेडिसिन के अकॉर्डिंग, कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन पेशेंट। मतलब ड्रग्स का पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अब द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। देखो, अब आपने ये नाम सुने होंगे, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है फिजियोथेरेपी, कुछ नाम बता रहा हूं, एक होता है रेडियोथेरेपी। देखो, अगर हम किसी पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद द केमिकल्स देन इट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद द फिजिकल एक्सरसाइजेस देन इट इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी। जैसे आप देखते हो क्रिकेट मैच में किसी पर्सन को मसल क्रैम्प आ जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ता जाता है, वो उसके मसल्स को एक बार रिलैक्स कराएगा, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उसके बाद उसको रिलीफ मिल जाता है, दैट इज फिजियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी हो गया जब आप रेडिएशन से किसी पर्सन को ठीक करते हो, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर हो गए, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ये ऐसे ट्यूमर्स के लिए यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है, किसी पर्सन को अगर लेट अस सपोज किसी हैंड में कैंसर हो गया, स्किन में कैंसर हो गया, तो क्या करेंगे, रेडिएशंस को पास कराएंगे, हाई रेडिएशंस। वो क्या करेंगे, जो स्किन, जो सेल मल्टीपल डिवीजन कर रहा है उसको, सेल को डेड कर देंगे, और जैसे सेल डेड हो जाएगा वो डिवाइड नहीं करेगा और जो कैंसर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये मेडिसिन के बारे में था, जो कीमोथेरेपी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले एंटासिड। देखो, नाम में ही मीनिंग है एंट एसिड। एंट होता है अपोजिट, एंटी जिसको बोलते हो, एंड एसिड हो गया एसिडिटी। मीन्स वो केमिकल सबस्टांसेस जो
एक्सेस एसिड, जैसे हम कुछ लेट अस सपोज हम कभी क्या होता है ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है। जो क्या होता है उसमें एसिडिटी में होता क्या है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस में एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाती है, पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मींस एसिडिटी हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं जो एसिडिटी को रिमूव कर दो। मैं आपको कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूं, आप डेली लाइफ में यूज करते हो इनो, पुदीन हरा, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको आप यूज करते हो एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए। इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एंटासिड, इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि आप जब भी केमिकल का नाम लिखोगे वहां पे आप इनो या पुदीन हरा नहीं लिख सकते, बिकॉज आपको केमिकल का नाम पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, देखो एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी को ओवरकम कौन करेगा, बेस। एसिडिटी को ओवरकम कौन करता है, तो बेस। तो आप बेस ले लो, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एसिड जो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको जो उसकी पीएच हो उसको लो से मॉडरेट पीएच पे ले आएंगे। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एंटासिड, दीज केमिकल आर कॉल्ड एंटासिड। जनरली लिक्विड एंटासिड आर मोर इफेक्टिव। देखो आप लिक्विड एंटासिड जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं लिक्विड जो है स्प्रेड हुआ होता है। अगर आप एक साइड पे, अगर मैं आपको एसिडिटी जो एंटासिड की एग्जांपल दूँ, एक साइड पे आप डाइजिन लेते हो, डाइजिन इज अ टेबलेट विच इज यूज्ड फॉर एंटी एसिडिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। तो एक साइड पे आप क्या लेते हो, ओमनीप्रेजोल लेते हो, आप उसकी वो लेते हो सिरप में। तो अगर आप सिरप ले रहे हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू टेबलेट, बिकॉज जो सिरप होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा और एसिडिटी जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एंटासिड, इनको क्या बोलते हैं, एंटासिड। अब देखो मैं आपको पहले ही ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई टेबलेट लेते हैं सबसे पहले उसका साल्ट पढ़ें। तो ये जब आप देखो मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा तो यहाँ से आप एक दिन, दो दिन, महीना, 2 महीने के बाद भूल जाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, आप टेबलेट खाते हो उसके ऊपर साल्ट पढ़ो, बिकॉज आप आज के ज़माने में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो टेबलेट नहीं खाता। तो आप जो भी टेबलेट खा रहे हैं उसके ऊपर नाम पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप मिल्क जो होता है वो वीक एंटासिड यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज किया जाता है कि सर जो मिल्क है उसमें तो लैक्टिक एसिड है, व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर एंटासिड। तो मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल दे दूं, गर्मियों का मौसम है, आप मैंगोज ज़्यादा खा लेते हैं तो आपकी मदर हमेशा ये बोलेगी कि आपने मैंगो ज़्यादा खा लिया, मिल्क की क्वांटिटी को ले लो, बिकॉज मिल्क जो होता है उसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, नो डाउट, बट लैक्टिक एसिड जो होता है वो जो उसकी पीएच होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी एसिडिटी कम होती है, इसलिए वो जो है वीक एंटासिड एक्ट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। हिस्टामिन, ये ऐसे देखो हिस्टामिन क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पेप्सिन जो है वो सिक्रीट होता है। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो सिक्रीट होता है इसको प्रोटीन पे एक्ट करने के लिए। किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं एंड ये जो हिस्टामिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सिमिटाडीन, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब भी किसी वर्ड के एंड में टीडीन लिखा हो तो वहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मेजॉरिटी सब्सटेंसेस ये कौन से होते हैं, एंटासिड, जैसे रेंटिडीन, सिमेटाडीन, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटासिड एक्ट करते हैं। कहता है ये ऐसा ड्रग है जिसको डिज़ाइन किया गया था सो दैट ये प्रिवेंट करे हिस्टामिन की इंट्रैक्शन रिसेप्टर के बीच में। मतलब अगर आप स्टोमक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सिमिटाडीन है वो उसको प्रिवेंट करना है रिसेप्टर के साथ, ये जो है वो इंटरेक्ट ना करे, जिसकी वजह से स्टोमक में जो एसिड की रिलीज है वो रिड्यूस हो जाए, एसिड की रिलीज जो है वो रिड्यूस हो जाए। अगर एसिड की रिलीज रिड्यूस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसके लिए आप रेंटिडीन, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, रेंटिडीन, ओमिप्रेजोल, एक तो आपने याद रखना है टीडीन लिखा होगा, दूसरा प्रेजोल, जितने भी सब्सटेंसेस है दीज आर यूज्ड फॉर एंटासिड्स। ओमिप्रेजोल,
पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन भी होते हैं, ओमिप्रोजोल कैप्सूल की फॉर्म में होता है, लैंसोप्रेजोल दीज यूज एज हाइपर एसिडिटी, मतलब हाई एसिडिटी हो गई हो तब ये यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं नॉर्मल एसिडिटी में हम क्या करते हैं, अब आप नॉर्मल एसिडिटी में इनो से काम चला सकते हैं, बट जब हाई एसिडिटी हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाए एसिडिटी की वजह से, तब हम ओमिप्रेजोल का कैप्सूल लेते हैं। अगर उससे भी नहीं होता देन हम क्या करते हैं, पेंटाप्रेजोल का इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर एंटासिड ट्रीटमेंट के लिए, एंटासिड के लिए। तो आपको ये पता होना है एंटासिड क्या होता है, वो केमिकल जो यूज़ किए जाएं एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए, मतलब एसिडिटी को रिड्यूस कर दें, उनको बोलेंगे एंटासिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैंकुलाइजर। देखो अभी ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो सेकंड फर्स्ट हमने बात की एंटासिड, तो सेकंड की बात करेंगे ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर को साइकोथेरेपिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब साइको वर्ड जो है वो रिलेटेड है माइंड के साथ, मेंटल स्टेट के साथ, तो साइकोथेरेपिक ड्रग्स इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमें स्ट्रेस, बिकॉज दिमाग में क्या होता है, टेंशन, स्ट्रेस, एनेक्सिटी, इरिटेबिलिटी, माइल्ड और सेवियर मेंटल डिजीजेस, और मतलब इनको जो ओवरकम करे, मतलब स्ट्रेस को ओवरकम करे, एनेक्सिटी आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इरिटेबिलिटी आप खुद से तंग होना शुरू हो जाएंगे, माइल्ड और सेवियर मेंटल डिजीजेस, कहीं आप देखते हैं जो है मेंटल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेजॉरिटी जो है एडोलसेंस में होता है ऐसा। तो ये जो है ये ऐसे ड्रग्स है जिनको यूज़ किया जाता है, इनको क्या बोलेंगे, ट्रैंकुलाइजर। ये क्या करते हैं, ये स्लीपिंग पिल का काम करते हैं। स्लीपिंग पिल क्या करेंगे, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं और हमें नींद आ जाती है, जिसकी वजह से नींद आने से, और जब नींद आ गई दिमाग को रेस्ट मिलेगा, ऐसी चीज़ों से हम दूर रह सकेंगे। तो इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो हमें स्ट्रेस, एनेक्सिटी, इरिटेबिलिटी ऐसे जो है फैक्टर से दूर रखे और हमें रिलीफ दे दे, हमें स्लीप दे दे, हमें मतलब सोने के लिए एक फैक्टर दे दे, उसको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। दीज आर कॉमन कॉन्स्टेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, मतलब ये क्या होते हैं, स्लीपिंग पिल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको नींद के लिए, अगर किसी पर्सन को नींद लानी है उसके लिए यूज़ किया जाए। नेक्स्ट वन, नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन, अब मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ एड्रीनलिन क्या होता है। एड्रीनलिन जो है एक हार्मोन है, सिक्रीट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ऑन द किडनी। देखो एड्रीनलिन यंगस्टर में, टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, जोश आप किसी पर्सन में अगर देखते हो, आपके पास दो पर्सन है, एक बहुत जोशीला है, दूसरा लेजी है, तो जो जोशीला है इसका मतलब उसमें एड्रीनलिन की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें एड्रीनलिन की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा, और अगर जिसमें लेजी है उसमें एड्रीनलिन की सेक्रीशन जो है कम। और एड्रीनलिन जो होना चाहिए वो सेक्रीशन होनी चाहिए, इसमें जो है पर्सन जो है वो जो है वो क्या मतलब, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, वो फिट रहेगा, एक्सरसाइज में ठीक रहेगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और लड़ाई झगड़े में हमेशा फुर्तीला रहता है, ये हमेशा याद रखना है। तो नॉर एड्रीनलिन कौन से क्या होता है, नॉर एड्रीनलिन इज अ वन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो is word taken from neuron. Neuron is a basic unit of brain. Neuron is a basic unit of brain. ट्रांसमीटर हो गया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। नॉर एड्रीनलिन इज वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंज। मूड चेंज में बहुत ज़्यादा रोल करता है। इफ लेवल ऑफ नॉर एड्रीनलिन इज लो, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, अगर नॉर एड्रीनलिन की सिक्रीशन जो है या लेवल जो है वो कम हो, तो जो माइंड को सिग्नल भेजने की कैपेसिटी होती है, जो मतलब इसका एक्टिविटी होती है वो कम होती है, और इससे क्या होता है, पर्सन जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। बिकॉज बॉडी और माइंड के बीच में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो पर्सन क्या होगा, वो है डिप्रेशन से इफेक्टिव हो जाएगा। इन सच कंडीशन एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इन कंडीशन में क्या होता है, एंटी डिप्रेशेंट ऐसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए काम आते हैं। In such situation, and these drugs inhibit the enzyme which catalyze degradation of noradrenaline। कहता है इनमें क्या होता है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज करते हैं, मतलब नॉर एड्रीनलिन को, मतलब हमें लेजी बनाने के बजाय उस नॉन एड्रीनलिन को डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ये ड्रग्स जो है, कौन से, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। इफ एंजाइम इज इनहिबिटेड, अगर एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो गया, मतलब अगर एंजाइम जो है इनहिबिट हो गया,
तो जो न्यूरो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी स्लोली एंड एक्टिवेटेड रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब फिर क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए चलती रहेगी। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, आइप्रोनाजोल एंड फेनाल्जीन, ये कुछ ऐसी एग्जांपल है नॉरएड्रेनालिन के लिए। तो ये आपको याद रखनी है। देखो कोई भी ड्रग होगा उसकी आपको दो दो एग्जांपल मिनिमम याद रखनी होगी। नेक्स्ट वन है एनाल्जेसिक। ये तो आपके कॉमन लाइफ में आ जाएगी। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जो यूज़ किए, ऐसे ड्रग्स जो यूज़ किए जाएं पेन से राहत पाने के लिए, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो दर्द से निरोध पाने के लिए, मतलब निजात पाने के लिए यूज़ किए जाएं, उनको बोलेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो दो टाइप के होते हैं, वन इज नार्कोटिक्स, अदर इज नॉन नार्कोटिक्स। तो नार्कोटिक्स वो ड्रग्स हो गए, नार्कोटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया, आप घर में यूज़ करते हैं डाइक्लोविन, लेकिन आप जब इसको यूज़ किया जाता है मॉर्फिन कोडीन, किसी को बुलेट लग गई वहाँ पे आप किसी को टेबलेट नहीं दे सकते डाइक्लोफिनेक की, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ऐसे हीरोइन हो गया, ऐसे जो हैं वो ऐसे ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप, क्योंकि अगर किसी को बुलेट लगी आप उसको डाइक्लोविन दोगे, क्या करेगी वो, कितना दर्द को ठीक कर सकती है। वहाँ पे क्या चाहिए, पर्सन को स्लीप एंड अनकॉन्शियस, मीन वो बेहोश हो जाए, आर कॉल्ड नार्कोटिक्स। दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, अगर इसको पर्सन कंज्यूम करता रहेगा तो इसकी आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन कोडीन, मॉर्फिन कोडीन, मॉर्फिन डाई एसीटेट, मॉर्फिन डाई एसीटेट, अगर डाई एसीटेट जोड़ दिया जाए मॉर्फिन के साथ, मतलब इसका अगर कंपाउंड बना दिया जाए डाई एसीटेट, तो ये इसका जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ हीरोइन, जो आजकल के ज़माने में मैक्सिमम जो है ड्रग डीलर डील कर रहे हैं, दैट इज़ हीरोइन। नेक्स्ट वन नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स नॉन हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, ये इनकी आदत नहीं पड़ती। इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हेड टेक हो गया, सर दर्द हो गया, टूथ एक, दांत का दर्द हो गया, मसल का दर्द हो गया, जॉइंट का दर्द हो गया, ये ऐसे होते हैं। और दीज आर नॉन एडिक्टिव, इनसे इनकी कभी भी आदत नहीं पड़ती। दीज ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप अनकॉन्शियसनेस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप डाइक्लोविन खा लो आप नींद पड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एस्प्रिन, एस्प्रिन एक ऐसा ड्रग है कॉमनली यूज एनाल्जेसिक। एस्प्रिन जो है, जिसको आप इसका ही साल्ट बनाते हैं डिस्प्रिन, एस्प्रिन जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, एनाल्जेसिक के लिए। बट नाउ अ डेज जो एस्प्रिन है इसको बंद कर दिया, बिकॉज इसकी जो एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एस्प्रिन की जो एंटी क्लॉटिंग मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। एस्प्रिन जो है क्या करता है, जब हम एस्प्रिन को लेते हैं कंज्यूम करते हैं, ये हार्ट में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की सिक्रीशन को रोक देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जब सिक्रीट होना बंद हो गया तो ब्लड जो है वो क्लॉट होना, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो रुक जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग, सॉरी ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए जो एस्प्रिन है उसको आज के ज़माने में बंद कर दिया है, उसको जो है इलीगल बना दिया। एस्प्रिन इज टॉक्सिक फॉर लिवर एंड समटाइम काज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमक। कहता है कि एस्प्रिन जो है वो लीवर के लिए भी जो है टॉक्सिक होता है, जहरीली है, और समटाइम काजेज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक में जो पेट में है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। सो एस्प्रिन की जगह क्या यूज़ करता है, आइब्रोफिन, आइब्रोफिन, नेप्रोक्सन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोरो नहीं है, डाइक्लोफिनैक है यहाँ पे, डाइक्लोफिनैक। तो ये याद रखना, ये ऐसे ड्रग्स देखो ये आपके डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। सैराडॉन वगैरह ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं। सैराडॉन एक दवाई का नाम है, जो साल्ट है दैट इज़ आइब्रोफिन, आज जो डाइक्लोफिनैक आप बोल सकते हो। फिर आगे एंटीपायरेटिक, बिल्कुल सिंपल है, एंटी मीन अपोज करना, पायरे मीन हीट। तो वो सबस्टांसिस जो हीट को ओवरकम करें, मतलब हीट हो गया बुखार, अब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार, तो आप मेजॉरिटी टाइम बुखार होता है तो कौन सी टेबलेट लेते हो, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, फिनासेटिन, तो ये एनोलिन हो गया, नोवल्जीन हो गया, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पैरासीटामोल का मेजॉरिटी ट्वेल्थ क्लास में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो क्या करना है, आपने एक बेंजीन रिंग लेनी है, उसके पोजीशन पे OH आ जाएगा एंड जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे एमाइड ग्रुप आ जाएगा, एस्टामाइड बोलते हैं इसको, COCH3, देन इट इज़ कॉल्ड पैरासीटामोल। तो ये आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ पैरासीटामोल का। तो ये था आपका एंटीपायरेटिक्स के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल।
एंटी माइक्रोबियल, देखो एंटी अपोज करना, माइक्रोबियल हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, इनको ये क्या होते हैं, ये पैथोजेनिक एक्शन, मतलब पैथोजेनिक हो गए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ये उनकी जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे पैथोजेनिक हो गया डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कहाँ से होती है, जैसे टुडे आज के ज़माने में कोरोना वायरस फैल रहा है, वायरस हो गया बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से। तो सल्फा ड्रग्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, सल्फा ड्रग्स इनको यूज़ किया जाता है, इनके एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी होती है। जैसे डिप्थीरिया, पुराने ज़माने में ये बहुत बीमारी होती थी, डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हो, ये कुछ सल्फामाइड ड्रग्स हैं। सिर्फ क्या है इनमें चेंजेस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो सल्फा एनिल 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 एमाइड क्या होता है, एनिलीन हो गया बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा, इसको बोलते हैं एनिलीन। सल्फामाइड हो गया सल्फर के साथ NH2 जुड़ गया, SO2 के साथ NH2 जुड़ गया, इसको बोलेंगे सल्फा एमाइड, सल्फा एनिली एमाइड। दूसरे में क्या है, ये आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ लोगे उसके बाद क्लियर हो जाएंगे ड्रग्स का स्ट्रक्चर। सल्फा एजिडीन, तो क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव लिया है फर्स्ट का ही, सिर्फ क्या किया हुआ, एक H को हटाकर तो ये ग्रुप जोड़ दिया है, दैट इज कॉल्ड सल्फा डाइजीन। और अगर आप एक H को जोड़ के दिस ग्रुप को जोड़ देते हो देन डाई इमिडीन, इमिडीन होता है जब NH ग्रुप हो। तो ऐसे ही पिरिडिन, क्योंकि इस रिंग को बोलते हैं पिरिडिन रिंग। तो नेक्स्ट हो गया ग्वेनिन, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्वानिन से रिलेटेड करता है, ये ग्वानिन DNA में आप पढ़ोगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल जब भी आपको लिखा होगा तो वहाँ पे सल्फा ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। और एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या करता है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये आपको इतना डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी 12th क्लास में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ड्रग्स का काम क्या है और उसकी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। मोर ओवर पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको इसमें क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें सो दैट मैं इसको और डिटेल में करवा सकूँ। थैंक यू। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले सो दैट नोटिफिकेशन मिलती रहे।